हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सोल्व करेंगे सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन, देखिए ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है और ये टॉपिक है जो लैंगिक रूढ़िवादिता वाला, ये भी सीटेट का फेवरेट है। हर बार, लगभग हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन सेम पूछा जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो देखिए इसमें लैंगिक समानता की तो कहीं बात ही नहीं हो रही। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, कम नहीं कर रहा बल्कि वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, चुनौती नहीं दे रहा, क्योंकि अगर वो चुनौती देता तो वो ये बोलता कि लड़के भी रो सकते हैं और लड़कियां भी रो सकती है। अगर कोई काम लड़का कर सकता है तो उसको लड़की भी कर सकती है। तो वो क्या करता, चुनौती देता, लेकिन ऐसा उसने नहीं कहा। उसका यह कथन क्या करता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, एक कक्षा कैसी है, प्रगतिशील, क्या करना चाहिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए या प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम, ये तो कभी नहीं होता, अटल पाठ्यक्रम का पालन नहीं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल, बल किसी भी बात पर नहीं दिया जाता। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ये हमारा सही हो जाएगा कि ज्ञान की संरचना के लिए, निर्माण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को मौका देना चाहिए ताकि वो सीख सके और अपने ज्ञान का निर्माण कर सके, प्रगति कर सके। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकन तो वैसे ही सही नहीं होता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, एक गतिविधि चल रही है, वहाँ पर छात्र क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो एक अध्यापिका बच्चों को संकेत करती है, क्या, क्यों, कैसे, स्पष्ट कुछ नहीं बताती है लेकिन संकेतों में उनको बताती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार वो क्या कर रही है, उसकी यह योजना क्या कर रही है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो देखिए, जब एक अध्यापिका या कोई भी टीचर बच्चों को इशारों में हेल्प करते हैं, उनको डायरेक्ट ना बता के इशारों में हेल्प करते हैं, तो वहाँ पर हमारा होता है स्कैफोल्डिंग, यानी कि पाढ़ या ढांचा या आधारभूत संरचना का काम करेगी अधिगम के लिए। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों का समाजीकरण कैसे होता है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। तो बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक कारक क्या है, हमने खूब पढ़ा है, परिवार। परिवार कौन सा है, प्राथमिक, और विद्यालय क्या है, द्वितीयक। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, परिवार एवं जनसंचार दोनों द्वितीयक नहीं, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक, समकक्षी यानी कि जो उसके साथ पढ़ते हैं वो प्राथमिक नहीं, विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक नहीं, पहले तो वो परिवार में रहेगा, वहीं से सीखेगा, उसके बाद ही वो विद्यालय जाएगा। तो विद्यालय होता है द्वितीयक और परिवार होता है प्राथमिक। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है। नहीं, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। नहीं, बुद्धि की क्या होती है, बहुआयामी होती है, आयाम अनेक होते हैं बुद्धि के।
बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती, ये भी गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है, कोई भी व्यक्ति सेम नहीं होता, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो होती है। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता को निर्धारित करती है। अगर उसने किसी एक काम को अच्छे से कर दिया, बुद्धि लगा के, अपना दिमाग लगा के उसको सही कर दिया, तो उससे ये पता लगाया जा सकता है कि अन्य सभी आयामों में भी इसकी बुद्धि इसी तरह से काम करेगी। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कितने चरण हैं? 3। कौन कौन से? एक तो प्रथा पूर्व, इसको हम पूर्व परंपरागत भी बोलते हैं, और एक प्रथागत जिसको हम परंपरागत बोलते हैं, और उत्तर प्रथागत इसको हम उत्तर परंपरागत भी बोलते हैं, और जो अमूर्त संक्रियात्मक है ये इसका चरण नहीं है। तो बच्चा दूसरों से स्वीकृति चाहता है, वो कौन से चरण में? प्रथा पूर्व नहीं, प्रथागत। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रथागत में बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये दूसरा अगर स्वीकृति दे तो मैं ये काम करूँगा, और जो काम वो कर रहा होता है उसमें उसे दूसरे की स्वीकृति चाहिए होती है, इसलिए इसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? लेव वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। किन पर जोर देगा? सांस्कृतिक उपकरणों पर, गुणारोपण पर, अभिप्रेरणा पर, या फिर संतुलीकरण पर? तो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट नंबर का, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर वो जोर देगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करता है? मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, या फिर स्कीमा मनोबंध? तो राइट ऑप्शन होगा हमारा स्कीमा। जीन पियाजे अपने सिद्धांत में ज्ञान के निर्माण के लिए, संरचना के लिए किसको वर्णित करता है? स्कीमा को। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक में अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है बच्चा तो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अमूर्त सोच तो उसमें हो ही नहीं सकती। परिकल्पित निगमनात्मक सोच ये भी नहीं होगी, ये थर्ड जो स्टेज है उसमें होती है। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता ये भी नहीं आती उसमें, क्योंकि बच्चा छोटा है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा, विचार सोच में केंद्रीकरण। वो सिर्फ अपनी सोच तक ही सीमित होता है, उसे जो करना है वो वही करेगा, उसे जो नहीं करना वो उसे नहीं करेगा। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होती है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। तो यहाँ पर विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। दर समान नहीं होती, सब में अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है और ज़्यादा सीखता है, कोई कम सीखता है और देरी से सीखता है, तो समान तो बिल्कुल नहीं होती। विकास केवल विद्यालय में नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने परिवार के साथ ही रहता है, अपने घर पर ही रहता है, वहीं से सीखता है, वहीं से उसका विकास होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, नहीं, विकास तो हमारा जन्म से लेके और मृत्यु तक चलता है। विकास बहुआयामी होता है, ये हमारा सही है कि विकास के बहुत से आयाम होते हैं। नेक्स्ट है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से लेके और किशोरावस्था तक सांवेदिक मूर्त और अमूर्त, अमूर्त सांवेदिक मूर्त,
मूर्त अमूर्त और सांवेदिक, अमूर्त मूर्त और सांवेदिक। जन्म से लेके, क्योंकि बच्चा छोटा ही होगा, अगर जन्म के बाद से ही पूछा है विकास का क्रम, तो बच्चा छोटा है, फिर छोटे से जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका विकास कैसे होता है। तो जब छोटा बच्चा होता है तो वो कैसे सीखता है, वो अपनी संवेदनाओं से सीखता है। किससे सीखता है? संवेदना से। फिर उसके बाद उसमें मूर्त सोच का विकास होता है, उसके बाद उसमें अमूर्त सोच विकसित होती है। तो सबसे पहले संवेदना यानी कि सांवेदिक, फिर मूर्त और फिर अमूर्त। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड में अमूर्त, अमूर्त तो जब वो किशोरावस्था में आएगा तभी सोच पाएगा। इसमें है मूर्त नहीं, क्योंकि पहले संवेदनाओं से सीखेगा, यहाँ अमूर्त नहीं। तो एक ही ऑप्शन में संवेदना है, फर्स्ट में यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाता है? कक्षा कैसी है? प्रगतिशील, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखना है। तो कैसे देखेंगे? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है, अध्यापक के पक्ष पर असफलता है, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड है, या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। क्या व्यक्तिगत विभिन्नता, क्या व्यक्तिगत विभिन्नता अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है? नहीं। क्या अध्यापक के पक्ष पर असफलता है? नहीं। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड? नहीं, क्योंकि हम योग्यता को आधार रखकर, यानी कि उनको हम अलग समूह में बांट नहीं सकते, उनको अलग नहीं कर सकते योग्यता के आधार पर, तो ये भी नहीं होगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, बच्चों को सिखाने के लिए और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता जरूरी है, और ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? समावेशी कक्षा यानी कि हर प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हो, उसे क्या बोलते हैं हम? समावेशी कक्षा। फर्स्ट ऑप्शन है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अविभेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो ऐसी कक्षा जो समावेशी हो उस पर उसमें हम किस पर जोर देंगे? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य नहीं, अविभेदी समरूपी निर्देशों, अविभेदी नहीं, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव नहीं, अलगाव नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे, हर बच्चे के सामर्थ्य को, हमें हर बच्चे को ध्यान में रखना है कि इस बच्चे की प्रगति किस में है, इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे ताकि ये प्रगति करे, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, अपने सामर्थ्य का विकास करे। तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? किसमें? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में। मंदित छात्र बोलते हैं, या विकलांग छात्र, या छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दिव्यांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? अधिगम में कठिनाई आ रही है बच्चों को और उनकी ज़रूरतों को देखते हुए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र या उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल तो करना चाहिए जिससे उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, संरचनात्मक यानी कि उनको नया निर्माण करने के लिए उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये तो सही है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, अगर शिक्षा के लिए हम पहले योजना बनाएंगे तो उससे अधिगम आसान हो जाएगा, तो ये भी सही है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, जटिल का तो हमें नहीं करना, हमें किसका करना है? सरल का। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और इस क्वेश्चन के लिए फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? आप कैसे पहचान करेंगे कि बच्चा क्या है? सृजनशील है और इसमें सृजनशीलता का गुण है। फर्स्ट है कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। तो कम परिज्ञानता, कम ज्ञान, तो फिर वो सृजनशील कैसे होगा? नहीं।
अपसारी चिंतन, अति सक्रियता। सक्रियता ठीक है लेकिन अति सक्रियता नहीं, किसी भी चीज़ में अति नहीं होनी चाहिए, लिमिट का ही होना चाहिए। असतर्कता, ये तो बिल्कुल नहीं है, सतर्क नहीं है, ये है असतर्कता। और सेकंड नंबर का ऑप्शन है हमारा अपसारी चिंतन। बच्चा जब अगर अपसारी चिंतन करने लग गया तो समझो वो सृजनात्मक है, वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, नया करेगा। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, विविध पृष्ठभूमियों से यानी कि अनेक जगह से, अलग अलग जगह से अधिगम करता है बच्चे हैं, उनको संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, नहीं। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये हो सकता है सही। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलन, नहीं। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, ये तो ऑप्शन में ही नेगेटिविटी है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, विविध विन्यासों से, यानी कि अलग अलग विन्यास से क्या करना चाहिए? उदाहरण लेने चाहिए, क्योंकि बच्चे भी अलग अलग पृष्ठभूमि से है तो उनको अधिगम में कोई दिक्कत ना आए, कोई कठिनाई ना आए। अगर आपको एक ही विन्यास से उदाहरण ले लिए या एक ही जगह के हिसाब से आपने पढ़ा दिया तो जो दूसरी जगह से आया है, दूसरी पृष्ठभूमि से आया है, उसको वो चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो सभी बच्चों को ध्यान में रखकर उसके बाद हमें अधिगम कराना है। नेक्स्ट है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? जो समस्याएं बच्चों को आती है अधिगम में, उनका समाधान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको कैसे हल करना चाहिए? फर्स्ट है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो ये तो नहीं हो सकता, डर की भावना तो हम पैदा नहीं करेंगे। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर नहीं, अटल प्रक्रिया नहीं, कोई भी चीज़ हम अटल तरीके से नहीं करेंगे। फर्स्ट है लगातार अभ्यास, लगातार आपको अभ्यास कराते रहना है उसी चीज़ का जिसमें उसको समस्या हो रही है, उसके बाद कार्य करने पर जोर देना है और फिर समस्या का समाधान निकल आएगा। नेक्स्ट है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार हम कायम रख सकते हैं या रखा जा सकता है? बच्चे को अधिगम के लिए अगर हम अभिप्रेरित कर रहे हैं तो उस अभिप्रेरणा को कायम रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो यंत्रवत याद करने पर जोर देकर नहीं, जोर जबरदस्ती तो कोई काम नहीं होता। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर नहीं, बहुत आसान क्रियाकलाप नहीं देना है क्योंकि फिर वो उसको तो इजीली कर लेगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी लेवल कठिन कर दिया तो वो नहीं कर पाएगा। बच्चे को दंड देकर नहीं, क्योंकि बच्चा दंड देने से नहीं सीखता, बच्चा प्यार से सीखता है, अभिप्रेरित करने से सीखता है। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा जो कि है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्मिंदगी। शर्मिंदगी से क्या होता है? शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए। तो शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना, इसमें बोला है कि हमें बच्चे में शर्मिंदगी पैदा करनी चाहिए बार बार नहीं। अगर वो शर्मिंदगी फील करेगा तो वो क्लास में बोल नहीं पाएगा, अपनी समस्या बता नहीं पाएगा, खुल के रह नहीं पाएगा, तो वो अधिगम भी नहीं कर पाएगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, शर्मिंदगी नहीं, बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, हाँ ये सही हो सकता है। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि अगर वो शर्मिंदगी में ही रहा पूरे टाइम तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा, तो ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि अगर बच्चा शर्मिंदा हो रहा है तो उसके ज्ञान पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है? नकारात्मक। नेक्स्ट है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अध्यापन अधिगम का सिखाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम,
विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना। अनुकरण, नकल, दोहराना, इसको तो हम कभी भी अच्छा नहीं मान सकते। बिना विश्लेषण किए अवलोकन करना नहीं, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, बस रटना, ये भी नहीं है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी कि इनमें आपस में ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इनमें कैसा संबंध है, तो ये चीज़ हमें खोजनी है और उसके बाद हमें अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देना है। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापिका ने कोई कार्यकलाप दिया है तो उसमें छात्र की त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है नहीं, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग तो कर ही नहीं सकते हम छात्रों को। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ठीक है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है कि अगर इसने कम गलती की है तो इसको कम सज़ा मिलेगी और ज़्यादा गलती की है तो ज़्यादा सज़ा नहीं। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि त्रुटियों की समझ, अगर गलतियों का हमें पता चल गया तो हम क्या करेंगे, उन गलतियों का पता करके उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और उससे क्या होगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए वो अर्थपूर्ण होगा। नेक्स्ट है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो। अगर विषय वस्तु को बहु रूपों में यानी कि अनेक रूपों में प्रस्तुत किया जाएगा तो उससे सीखने में कठिनाई बिल्कुल नहीं आएगी, बल्कि सीखना आसान हो जाएगा। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ये भी नहीं होगा, है ना, और ये भी नहीं होगा। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, अगर बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो उसको कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, अगर सूचना को अलग अलग टुकड़ों में, यहाँ से छोटी सी सूचना यहाँ से ले ली, छोटी सी यहाँ से, छोटी सी यहाँ से, तो ये अलग अलग सूचना हमने अलग अलग टुकड़ों में ले ली, तो इनको जोड़ने में, इकट्ठा करने में, समझने में बच्चे को दिक्कत आ सकती है। तो सूचना एक जगह होनी चाहिए ताकि बच्चा आराम से, आसानी से सीख सके। तो यहाँ फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था यानी कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा किस अवस्था में सीख सकता है? तो उच्च भय अगर बच्चे को होगा तो वो सीख ही नहीं पाएगा। इन दोनों में है कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन संतुलित उत्तेजना, कोई उत्तेजना नहीं, अगर बच्चे को उत्तेजना ही नहीं है, सीखने की लालसा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो वो सीखेगा कैसे? तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। नेक्स्ट है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान के संरचना में या निर्माण में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। जब ज्ञान की संरचना कर रहे हैं, वो ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या है, बच्चे पूर्ण रूप से पूरी तरह से किस पे निर्भर होते हैं? पाठ्य पुस्तकों पर नहीं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर यानी कि पूर्ण रूप से अपने से जो बड़े हैं उन पर निर्भर रहते हैं, टीचर हो या फिर घर पर कोई हो, उन पर निर्भर रहते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती संरचना में, भूमिका तो बच्चों की होती है, तभी तो वो सीख पाएंगे, तभी वो ज्ञान का निर्माण कर पाएंगे जब वो अपनी भूमिका निभाएंगे। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि बच्चे क्या करते हैं? सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अपनी एक्टिव रहते हैं और एक्टिव रह के अपनी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए यानी कि सीखने के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है,
प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। तो असफलता अनियंत्रित है नहीं, हम असफलता को नियंत्रित कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं, तो ये तो गलत है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तो नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तो ये भी गलत है। योग्यता अटल है, ये तो नहीं है, बिल्कुल फिक्स तो नहीं है। योग्यता सुधार्य है, हाँ हम योग्यता को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। फर्स्ट है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करनी है तो प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं नहीं, कंपटीशन नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, केवल पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं। बार बार परीक्षाएं नहीं। अन्वेषण और संवाद, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अन्वेषण यानी कि खोज करना और संवाद बातचीत करना, किसी टॉपिक को लेकर उस पर वाद विवाद करना, इससे क्या होगा, संकल्पनात्मक समझ बढ़ेगी, ज्ञान का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक यानी कि अपने आप से बातें करना क्या दर्शाता है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रिता या मनोवैज्ञानिक विकार। तो यहाँ पर किसके अनुसार पूछा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो संज्ञानात्मक अपरिपक्वता नहीं, आत्मकेंद्रिता नहीं, मनोवैज्ञानिक विकार नहीं है। तो यहाँ पर स्वनियमन ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो क्या कर रही है, अपने आप से बातें कर रही है और अपने आप को काम करने के लिए, प्रगति करने के लिए अपना नियमन कर रही है, अपने आप को प्रेरित कर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों का नामांकन करना नहीं, योग्यता के आधार पर समूहों में बांटना नहीं, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ठीक है, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले, अगर किसी ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं तो उनको पुरस्कार देना, और उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्होंने उच्च अंक प्राप्त किए हैं नहीं। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों का पता लगाना, उनकी आवश्यकताओं की पहचान करना, फिर उनकी ज़रूरतें पूरी करना। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता को, कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों होती है, हर व्यक्ति अलग क्यों होता है, क्या कारण है। केवल आनुवांशिकता के कारण, केवल पर्यावरण के कारण, ना आनुवांशिकता और ना पर्यावरण, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की पारस्परिकता के आधार पर व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं सीडीपी के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और भी बच्चों का भला हो सके, उनको भी फ़ायदा मिल सके। क्योंकि आपके अब एग्ज़ाम में टाइम कम रह गया है, तो कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको निकालने ही निकालने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना। थैंक यू।